हमने वेरियस को करा था रिगार्डिंग कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्शन, ये वो बहुत सारे टर्म्स को क्लियर करा था। और आज आपके पास असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट इशू। हाँ बेटे, पुल आउट योर असाइनमेंट। पुल आउट योर असाइनमेंट। शाबाश। इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बात याद रहे बच्चे, क्वेश्चन के साथ जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन। क्योंकि कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जबकि अगर आपका अटेंशन सारा क्वेश्चन के ऊपर होएगा तो आपको लगेगा सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जहां जहां पर क्वेश्चन करने से पहले किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, वो मैं पहले कराऊंगा, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। राइट। तो आपका मेन ध्यान कितना होना, किधर होना चाहिए? 70% आपका कॉन्सेप्ट सीखने की तरफ होना चाहिए और 30% असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए। राइट बच्चे? तो आप हेडिंग लिखो, शाबाश, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट। लिखो सभी बच्चे से, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट। ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? दिशा सूचक। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट। राइट बच्चे? टॉपिक कौन है, कौन सा है? रिफ्लेक्शन। और एक टीचर के नोट्स दूसरे टीचर में के नोट्स में मिक्स ना हो जाए, इसलिए टीचर का नाम होना चाहिए धीरज वशिष्ठ। और बहुत अच्छी बात है कि आप डेट भी साथ में लिखो, ऐसा हर उसमें लिखा करो। लो बेटे, लेट्स गो। हमें बोल रहा है, और एक बात और है, आपने पार्टिसिपेशन जरूर करना है। कैसे पार्टिसिपेट करोगे बेटे? मेथड सुन लो। अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, तो आप सिंगल फिंगर से इंडिकेशन दोगे मेरे को, जहां से भी बैठे। अगर आपको लगे बी ऑप्शन है, तो डबल फिंगर आप रेज करोगे। आपने क्लासमेट की तरफ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, आपने अपना जवाब देने की कोशिश करनी है, बिना डरे कि गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से हमारी पार्टिसिपेशन बन सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, image formed by a convex spherical mirror is virtual, real, enlarged, inverted। शाबाश, आप अपना सोच सकते हो। वर्चुअल, रियल, एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड। तो सभी बच्चे शाबाश, गर्ल्स और बॉयज दोनों फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का एक फिंगर सभी ने खड़ा है, करा है, और मेरी तरफ से आपको शाबाशी दी जाती है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करूंगा बेटे। आपको पता है, जो हमारी कार है या बाइक है, उसके हैंडल के पास या स्टीयरिंग के पास एक रियर व्यू मिरर लगा होता है। रियर व्यू मिरर। राइट। ये जो रियर व्यू मिरर होता है, ये हमारी कार, जैसे अगर ये कार है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन हो, कार इधर जा रही है तो यहाँ लगाओ, चलो यहाँ इधर जा रही है तो यहाँ लगाओ। रियर व्यू मिरर जो होता है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड। सॉरी सर। तो बेटे रियर व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कौन सा होता है? जो मिरर सेंटर से बाहर को उभरा हुआ हो ऐसे, और पॉलिश इस तरफ हो, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। राइट। अब इस मिरर की खासियत पता है क्या है बच्चे? इसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज एक तो छोटा दिखेगा और वर्टिकल होगा। यानी आप उस इमेज को जाकर फिंगर से टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। अगर टच कर सकते होते, मिरर की बैक साइड पर जाकर टच कर सकते होते, तो वो रियल इमेज बनता है।
आप सिर्फ उसको देख सकते हो और भी फ्रंट से, और वो हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन होगी। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा ये कैसे होता है। ध्यान से देखना ये छोटा कैसे कह रहे हैं। योर अटेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं टीचर। ये हमने कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लिया और बिल्कुल पोल में से एक लाइन निकाल दिया हॉरिजॉन्टल, पोल से होते हुए, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटे, तो यहां पर टीचर ने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना मैं कैसे बनाता हूं। पहली बात तो ये कि आप इसको इमेजिन करो, ये पूरा सर्कल कितना कहां तक होता है। ये बच्चा कहता है सर पूरा सर्कल लगभग इतना होता है आपका, और सर्कल के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अंदाजे से बता दिया हम। उनके मिड पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब रूल नंबर 1, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो गौर से देखो, ये मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली 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 निकाली, ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। नियम ये है हमेशा कि वो फोकस में से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होएगी, या आएगी आते हुए प्रतीत होएगी। फिर से सुन लो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका नियम है मिरर से टकराने के बाद या प्रिंसिपल फोकस के थ्रू असली में जाएगी, या जाते हुए प्रतीत होएगी, या वहां से आएगी, या असली में या आएगी या आते हुए प्रतीत होगी। आप सभी बच्चों को पता है कि यहां से ये लाइट मिरर के अंदर तो जा ही नहीं सकती, ये तो शाइनिंग सरफेस पर टकरा गई, ये तो इधर को चले जाएगी टकरा के। और सवाल ये पैदा होता है कि इधर को टकरा के ये कहाँ जाएगी, ऐसे के ऐसे के ऐसे किधर को। तो हमने उसके लिए क्या करना है, फोकस से एक डॉटेड लाइन निकालनी है यहां तक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक, फोकस से आती हुई डॉटेड लाइन। उस डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन खींचते हुए आगे एक्सटेंड कर देना है। तो असली पाथ कौन सा है, असली तो ये है नॉन डॉटेड वाला। यहां से लाइट गई टकरा के यहां आ गई, लेकिन यहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसको हमेशा ये महसूस होगा कि फोकस में से लाइट आ रही है। इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन को और सॉलिड लाइन को सेम स्ट्रेट लाइन में रखा। तो नियम क्या है, उस बंदे को ये लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे थी, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि रियलिटी में वो लाइट वहां जाती ही नहीं फोकस, वो तो यहां से टकराती है। पहला नियम टीचर ने बताया, रे डायग्राम का पहला नियम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट फोकस से आएगी या आते हुए प्रतीत होगी। दूसरी बात, अब जो इसी का वाइस वर्सा, जो लाइट फोकस के ऊपर थ्रो करेंगे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएंगे। पहले क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस हरे वाली लाइन व्हाइट वाली के पैरेलल जा रहे थे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब टीचर उल्टा कह रहे हैं, जो लाइट फोकस के ऊपर थ्रो करेंगे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ध्यान से देखो, अब मैं लाइट यहां से निकाल रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ब्राउन कलर वाली दिखाता हूँ, ये देखो फोकस के ऊपर डायरेक्ट दिखाने लगा यहाँ पर, ये गई लाइट फोकस के ऊपर। जैसे ही ये फोकस पे जाएगी एक बच्चा मेरे को रोक देगा, सर आगे तो आप ले जा ही नहीं सकते। मैं क्यों होगा, क्यों नहीं ले जा सकते, सर ये मिरर है, मिरर के अंदर थोड़ी लाइट जाएगी। ऐसा ठीक है, फिर क्या होएगा, तो यहां से जो फोकस के ऊपर, ये देखो बिल्कुल अगर एक्सटेंड कर दूं डॉटेड लाइन, तो फोकस पर जानी चाहिए निशाना इसका बिल्कुल। पर टीचर ने बोला टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। देखो ब्राउन लाइन व्हाइट वाली के पैरेलल वापस आ रही। तो जो बंदा यहाँ पर खड़ा होकर देखेगा इस लाइट को आती हुई को, उसको ये लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी, लो मैं येलो कलर यूज करता हूँ, उसको ये स्ट्रेट लाइन यहां से आती हुई दिखेगी सीधी, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट उसकी आंख सोचती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, उसको यहां से आते हुए दिखेगी। तो आपने क्या देखो बेटे,
जिस जगह पर मैं मार्कर रख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ दो डॉटेड लाइनें कट कर दी। देखो एक ये वाली और एक ये वाली, दो लाइनें डॉटेड कट कर दी, तो यहीं पर इमेज बनेगा। देखो ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना छोटा है। पहली बात, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में जो हमारा इमेज बना वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मैंने स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात हमने क्या देखा बेटा? दूसरी बात हमने ये देखा कि ये इमेज डॉटेड लाइनों के कट होने से बन रहा है। अब जो टीचर बात करने लगे हैं ध्यान से सुन ले। जहां पर इमेज बने, अगर तो वहां पर एक्चुअल रेज ऑफ लाइट जाए, वहां पर दोनों एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट करें, तब तो रियल इमेज बनता है। अगर दोनों डॉटेड हो तो वर्चुअल इमेज बनता है। अगर एक रियल हो एक डॉटेड हो तो भी वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल रियल। असली रेज ऑफ लाइट से रियल इमेज बनता है। दोनों कटती हुई लाइनों में से एक भी डॉटेड होगी यानी एक्सटेंडेड होगी, तब वो वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ तो दोनों वर्चुअल है। देखो येलो लाइन को भी पीछे एक्सटेंड करा और ग्रीन को भी पीछे एक्सटेंड करा, तो कट करने वाली दोनों लाइनें एक्सटेंडेड लाइन है, डॉटेड लाइन है। इसलिए जो इमेज बनेगा हर हालत में वो वर्चुअल ही बनेगा। अब मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा कि आपने वर्चुअल ऑप्शन को क्यों टिक किया। जिन बच्चों को लॉजिक भी समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट। जिनको लॉजिक समझ आ गया कि वर्चुअल शॉप। ओके, अब अच्छे से बताओ जिन बच्चों को ये लॉजिक पहले भी पता था मेरे बताने से पहले, वो रेज योर हैंड। गुड। तो आधे बच्चों को पता था। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मेरे को ऑप्शन बताओ, जल्दी बताओ। सेकंड क्वेश्चन, but raise your finger. According to your option, a virtual diminished virtual image can be obtained only in, बोलो। गर्ल्स का पता लग गया, बॉयज का देखा जाए बिल्कुल सही। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें दोनों गुण थे, वर्चुअल भी था और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर था इमेज, यानी कि डिमिनिश। तो इसने दोनों बातें लिख दी, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब आपको सी ऑप्शन पे, यानी कि आपको थ्री फिंगर्स खड़ी करके दिखानी चाहिए थी, और सभी ने ये करी। ठीक है बेटे, ये अपने आप ही हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑप्शन चूज करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे व्हाट इज योर ऑप्शन? ऑल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, एक गलत है इसमें। कौन सी? एक गलत है, बताओ कौन सी। बॉयज का आंसर सही है। शाबाश। गर्ल्स क्या करी? गर्ल्स हाँ, फोर फिंगर कह रहे। तो जिन बच्चों ने इसमें फोर फिंगर खड़ी करी है उनका सही है बेटी। याद रहे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज कन्वेक्स मिरर में एक बात पक्की लिख लो सभी बच्चे, एक कन्वेक्स मिरर कैन नेवर मेक द रियल इमेज। जल्दी लिख, एक कन्वेक्स मिरर कैन नेवर मेक द रियल इमेज। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से रियल इमेज बन जाए कभी पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात लिख लो, नेवर, इस पर मैंने नेवर लिख दिया। दूसरी बात बेटी, कन्वेक्स मिरर से अगर आपसे बोले कोई बच्चा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले लार्जर बन जाए या सेम साइज का बन जाए, ऑब्जेक्ट के बराबर का बन जाए, लार्जर बन जाए या सेम, आई मैंने इमेज, तो उसके लिए भी आपने नेवर याद रखना। नेवर, ये दो चीजें पॉसिबल ही नहीं कॉन्वेक्स में। ठीक है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया बेटे। लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। अपना ऑप्शन चूज करो क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज योर ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4? What is your option in question number 4? A convex mirror is used to form image of the real object
Tick the wrong statement. Image lies between pole and focus. Image is correct. Image is diminished. Image is real. कौन सा गलत है? शाबाश। देखो इसी में अभी टीचर ने बोला कि रियल इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है डी ऑप्शन, यानी कि आपको 4 फिंगर खड़ी करनी चाहिए। बहुत अच्छे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Pick up your option. A student wants to obtain an erect image of the object using the concave mirror of 10 centimeter focal length. What will be the distance of the object from the mirror? शाबाश। बताओ, इसका बताओगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगे। एक तो वो इरेक्ट इमेज बनाना चाहता है, ठीक है। What will be the distance of the object from the mirror? इसमें उठा के दिखाओ। कोई कह रहा है 4, और कोई? अब यहाँ पर मैं अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट, योर अटेंशन। 5वें क्वेश्चन का मैं आंसर अभी नहीं दे रहा, इसके लिए बेस चाहिए पहले। कॉनकेव मिरर की बात करने लगे हैं। इसका आंसर सच बताऊं तो आप नहीं दे पाए, तो समझो सारे बच्चे, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। पॉलिश इस तरफ करना है। इस बार पॉलिश के अपोजिट साइड पर जो साइड होती है, जिधर से मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली साइड, ये शाइनिंग होती है। और टीचर ने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी पोल में से गुजारते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम इसको देखें कि इसका फोकस कहां पर है, सेंटर कहां पर। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो ये पूरा सर्कल होता, अगर पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल होता तो लगभग यहाँ सेंटर होता। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस हो गया मिड पॉइंट पर, ठीक है। अब उसने याद रहे फोकल लेंथ बताई है 10 सेंटीमीटर, और आपको पता होना चाहिए पोल से लेकर फोकस तक ये फोकल लेंथ होती है, तो उसने इसको 10 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो डिस्टेंस होता है पोल से, वो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि हमेशा फोकल लेंथ के डबल होता है, यानी 20 सेंटीमीटर हो। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने रखा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से इस दूरी को यू बोलते हैं, यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे कीमती बात है। अगर कभी ये यू, अगर कभी ये यू फोकल लेंथ से छोटा हो गया, अगर, यानी कि अब बच्चा, टीचर कह रहा है यहाँ इसको खिसका के एफ से भी आगे ले जाओ कहीं। अगर यू कभी फोकल लेंथ से भी छोटा हो गया, यू का क्या टारगेट कह रहा है टीचर, लेस देन एफ, तब आपका इमेज कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बन जाएगा, वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात, जिस पोस्चर में ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ऊपर को मुंह करके, उसी पोस्चर में इमेज भी खड़ा हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल इमेज के साथ साथ इरेक्ट इमेज भी बनेगा। ये पहला केस याद रखना है, ठीक है। दूसरा केस याद रखो, अगर आपका यू आर से भी बड़ा हो गया, यानी जैसे अभी दिखा रखा है फिगर, ये यू इस आर से भी बड़ा हो गया, तब ध्यान से सुन लो, तब आपका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा होगा। इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लटका हुआ मिलेगा, लटका हुआ, ओके। और वो रियल, थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटे, वेट ए मिनट।
इसमें इमेज रियल तो होगा, लेकिन वो उल्टा लटका हुआ होगा, इन्वर्टेड। और खास बात यह है कि यहाँ पर इमेज छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आप टीचर बोलेगा सर एक तो आपने इधर वाला केस बता दिया हमें एफ और पी के बीच, एक आपने सी से भी इधर वाला बता दिया, ये भी हमें समझ आ गया, दोनों समझ आ गए। अब हमें ये भी बता दो अगर बीच में होगा सी और एफ के तो क्या होगा, तो भी सुनो। अगर आपका यू ऐसा हो कि वो आर से तो छोटा हो लेकिन एफ से बड़ा हो, गौर से देखो, यहाँ एफ से छोटा, यहाँ आर से भी बड़ा, यहाँ इन बिटवीन एफ से बड़ा आर से छोटा, यानी बच्चा कहेगा सर जहां पर आप पिंक कलर का टिक लगा रहे हो उधर बात कर रहे हो ना, जिधर मैं पिंक कलर की टिक लगा रहा हूं इस एरिया में सी से लेकर एफ के बीच में, तब तब याद रखना इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, उल्टा भी बनेगा, इन्वर्टेड। अब यहाँ पर इमेज ये चीज बदल जाएगी, इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन। ठीक है, 3 केस कराए मैंने, पहले इधर बता दिया, फिर इधर बता दिया, फिर इधर बता दिया। अब कोई बच्चा मेरे को कह सकता है सर 2 केस और मानते हैं, मैंने कहा कौन सा? सर अगर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट सी के ऊपर ही रख दें, तो मैंने कहा भाई उस केस में तो यू फिर आर के बराबर ही आ जाएगा। हाँ जी सर, वो भी सुन लो, अगर यू आर के बराबर ही आ जाए तब आपका इमेज, ध्यान से सुनना, रियल बनेगा, उल्टा भी लटका हुआ बनेगा, इन्वर्टेड। और इस केस में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाएगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चा और बोलेगा सर देखो आपने ये समझा दिया हमें, ये भी समझा दिया, बीच में भी समझा दिया, सी पे भी समझा दिया, आपने ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट एफ के ऊपर क्या बनेगा, एग्जैक्ट एफ के ऊपर। यानी कि बच्चा कह रहा है सर तब बताओ अगर आपका यू एफ के बराबर हो, यानी इस पीले वाले ऑब्जेक्ट को मैं खिसका खिसका के एफ के ऊपर रख दूं, तब तब क्या होगा, ध्यान से सुनना, तब जो इमेज होएगा वो रियल भी होएगा, उल्टा लटका हुआ भी होएगा, इन्वर्टेड, और बहुत दूर जाके बना हो जाएगा। जितना इमेज दूर जाके बनता है ना उतना बड़ा भी हो जाता है, यानी कि मच मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मच लार्जर देन। देख लो ये 5 केस बनते हैं, क्या आपको ये पांचों केस याद थे? जिन बच्चों ने ये नोट कर लिया ना, समझ लो उसने फाइनल पेपर के 5 मार्क्स तैयार कर लिए, जिन्होंने इसको नोट करा अच्छे से। और जो बुद्धू की तरह बैठे हैं और पेपर में पछताएंगे। 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इधर से चलूं, पी से इधर को शुरू करूं, पी से शुरू करूं, तो पहला केस एफ पर आ गया, दूसरा केस एफ और सी के बीच में आ गया, तीसरा केस सी के ऊपर आ गया, चौथा केस सी से भी आगे निकल गया, 5वां केस। तो बेटे आपने एक चीज देखी, टीचर ने एक ही जगह पर वर्चुअल लिखा है, बाकी जगह पर रियल इमेज लिखा है। तो वर्चुअल कहां पर लिखा है टीचर ने बेटे? यहाँ पे है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए कौन सा इमेज चाहिए, उसको इरेक्ट इमेज चाहिए, इरेक्ट। देखो इरेक्ट टीचर ने सिर्फ एक ही जगह पर लिखा, इसलिए यहाँ एफ से भी छोटा, ये देखो एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर होना चाहिए लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन देना चाहिए, सिंगल फिंगर, एक फिंगर नोट कर लो, यहाँ पर क्लास वीक थी, एक ही फिंगर बेटे। याद रखना आगे से कॉनकेव मिरर में एफ से भी आगे, पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होएगा
तो अकेला केस है जहां पर इरेक्ट इमेज बनेगा और वर्चुअल बनेगा, बाकी सभी में उल्टा लिखा हुआ है इन्वर्टेड, और बाकी सभी में रियल भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी रे डायग्राम भी सीख लेना इस वाले केस की जिस पे टीचर टिक कर रहा है, यही पेपर में पूछी जाती है रे डायग्राम, ज्यादातर यही पूछी जाती है। क्वेश्चन 6 में अपना ऑप्शन बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में अपना ऑप्शन। The object is placed at a distance of 40 centimeter in front of the concave mirror of focal length 20. The image is, जल्दी बताओ, यानी u की वैल्यू 40 जो कि डबल देन फोकल लेंथ होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। अभी अभी मैंने 5 केस लिखवाए थे, उसमें से ढूंढो ये कौन सा है। इमेज विल बी व्हाट, जल्दी करो, ढूंढो फटाफट। हाँ फिंगर रेज करो, बॉयज का सही है, फ्रंट वाले दोनों बॉयज, शाबाश, गर्ल्स का भी सही है। तो आपने चेक कर लिया सर, अभी अभी तो आपने बताया था कि जब यू आर के बराबर होगा तब इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपने सी के ऊपर रख दिया, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो याद रखना इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है, और इन दोनों का साइज बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल। और इमेज अभी भी हमारा इन्वर्टेड बनेगा और वो रियल भी बनेगा, रियल भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, इक्वल साइज का। ओके, शाबाश। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 7। अरे अब क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले अपनी ऑप्शन बताओ फिर मैं बताऊंगा। रेज योर फिंगर अकॉर्डिंग टू चोजन ऑप्शन। कोई बच्चा 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, गर्ल्स कुछ बोल ही नहीं रही, कोई 3 कह रहा है, बोलो। इस क्वेश्चन में आपका गड़बड़ है बेटे, मिक्स आंसर आ रहा है, कोई 2 कह रहा है। ध्यान से सुनो, मैं इसका फिर बेस बनाऊंगा आपका। योर अटेंशन बेटे, हमारे को वो बोलता है कि जो टॉर्च है ना, टॉर्च या ट्रकों की हेडलाइट है या कारों की हेडलाइट है, उसमें बल्ब कहां पर रखा जाता है। ध्यान से सुनना, मान लीजिए बेटे मैं यहां पर एक बल्ब जला दिया, अब आपसे पूछो इसकी लाइट किधर जाएगी। सभी बच्चे कहेंगे सर ये अगर यहाँ बल्ब जगा दिया आपने, मान लो यहाँ जगा दिया आपने, तो लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सारी जगह जाएगी। मैंने कहा आगे तो जाएगी ना। हाँ जी सर, आगे का क्या मतलब, पीछे भी जाएगी लाइट तो। मैंने कहा गुड, अगर ये पीछे भी जाएगी लाइट तो आपकी कार इधर है, तो आप सड़क के फ्रंट पर जाओगे या कार के पीछे भी लाइट जाओगे। नहीं सर हम तो चाहते हैं आगे होगी लाइट। इसका मतलब है जो कार की बैक साइड पर लाइट हो वो भी फ्रंट पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर कौन सा, कौन के, यहाँ से लाइट ऐसे टकरा के आगे जाए, ऐसे टकरा कर वो भी कार के आगे जाए, ऐसे टकरा कर आगे जाए, ऐसे टकरा कर आगे जाए, राइट। तो हमेशा याद रखना है किसी भी कॉन्केव मिरर के फोकस के ऊपर अगर पॉइंट हो, फोकस के ऊपर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब से चली हुई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और हम यही चाहेंगे कि सड़क के ऊपर पैरेलल लाइट जाकर गिरे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बल्ब है वो हमारे रिफ्लेक्टर के बिल्कुल फोकस पॉइंट पर होना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उल्टा भी होता। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो वो टकरा के कहा जाती, फोकस पे, अगर ऐसे होती। इसी तरह से अगर बल्ब इधर ही रख दें तो यहां से जाने वाली लाइट टकरा के क्या बन जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब आपको इसका आंसर देना चाहिए था डी पार्ट, है ना, डी नहीं, बी पार्ट, बी पार्ट, वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। आप कहोगे सर आपने तो वेरी नियर क्या, आप तो ऑन द मिरर ही रख दिया।
इसका कारण यह है कि ये जो हेडलाइट का रिफ्लेक्टर होता है ना, ये एग्जैक्ट कॉन्केव नहीं होता, इसको थोड़ा सा अंदर को कर देते हैं हम, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, पैराबोलिक। तो फोकस के बिल्कुल पास रखना पड़ता है, ताकि अगर आप ओनली फोकस कर दोगे तो भी ठीक ही है। तो आपको 7th का बी ऑप्शन यानी डबल फिंगर रेस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप योर ऑप्शन। शाबाश, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। कह रहा है mirror X is used to concentrate the solar light in the solar furnace. Mirror Y is to use to the see the rear view. Which of the which is which kind of mirror? ठीक है, इधर देखो शाबाश सभी बच्चे। अगर ये मैं इस चीज को गर्म करना चाहता हूँ और सनलाइट का फायदा लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा बेटा, यहाँ से सनलाइट है और वो फोकस करके एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाए। यहाँ पर मतलब है किसी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा फोकस करूंगा, चाहे लाइट हो चाहे हीट हो, तभी तो वो चीज गर्म होएगी या वहां रोशनी आएगी। इसका मतलब ये वाला मिरर कौन सा हो गया, एक्स वाला, ये बन गया हमारा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, और दूसरे वाला कौन सा है बेटा, रियर व्यू। आपको पता ही है रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स होता है। अब हम इसके मुताबिक देखते हैं, यानी वाई वाला ये बन गया, एक्स वाला ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्स इज रियल, बिल्कुल रियल ही तो बनेगा, असली रे ऑफ लाइट फोकस हो रही है। ओके, इमेज फॉर्म्ड वर्डिंग फोकस, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? पहले वाली रियल ट्रू होगी, पहले वाली ट्रू होगी। इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज रियल ना, ये तो कन्वेक्स मिरर तो कभी रियल बनाता ही। इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्स इज वर्चुअल वर्चुअल नो, बट जब हम रियल बोल चुके हैं, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ पे चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द वाई इज रियल डिमिनिश एंड इट्स फोकस। वाई क्या था हमारा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर तो कभी रियल नहीं बनाता, बट इसलिए फोर्थ भी, फोर्थ हमारा, फोर्थ तो गलत हुआ, फर्स्ट ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, फर्स्ट ठीक है हमारा, सेकंड में देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाई is real difference erect, थोड़ी होता है। थर्ड देखें, इमेज फाउंड बाय द मिरर एक्स इज वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट, ये भी गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट, इमेज फाउंड बाय द वाई इज रियल डिमिनिश वर्चुअल। बेटे ऐसे करो, इसमें गड़बड़ कर रखी है इसने। फर्स्ट ऑप्शन है ना, उसमें वन को सही कर दो, बस वन को सही, सेकंड काट दो। एट्थ में ए ऑप्शन कर दो, ए ऑप्शन में उसने क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 लिखा हुआ है ना, 1 और 2, तो आप इसको काट दो, 1, तो ए ऑप्शन बन। क्वेश्चन नंबर में आओ, क्वेश्चन नंबर 9। An object is placed in front of the concave mirror, its image is full distance of the object in front of the mirror, twice distance, half the objective distance behind the mirror, and position varies according to the object. कॉन्वेक्स मिरर में एक बात सुन लो बेटे, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा एक ही नियम है, ध्यान से सुना। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी आपका इमेज इस साइड पे नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो इमेज हमेशा पीछे ही जाएगा, बस हमेशा, जहां मर्जी रखते रहो इसको, चाहे आगे ले लो पीछे ले लो। कॉन्वेक्स मिरर में यही केस होता है बस,
इसलिए इसकी रे डायग्राम पूछता ही नहीं वो पेपर में। कॉनकेव मिरर की बहुत सारी रे डायग्राम होती हैं, कॉनकेव मिरर उसका पेपर में पूछता है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो इमेज है पीछे होता है हमेशा, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, कभी भी नहीं होता। अगर ये कार का रियर व्यू मिरर है और पीछे वाली कार यहाँ पर आ रही है तो हमें उसके मुकाबले कम दिखता है हमेशा। ये वाला डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस ये वाला v u के मुकाबले हमेशा छोटा दिखता है। v ऑलवेज लेस देन u। ठीक है, एट ए डिस्टेंस डबल ना, हाफ द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एंड पोजीशन। हाँ, ये डी ऑप्शन। ऐसा भी नहीं है कि v u से हाफ होता है। तो ये तो ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से है उसके हिसाब से ये v चेंज करेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा हमेशा, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। आपने कभी कारों के ऊपर और स्कूटरों के जो रियर व्यू मिरर है उसके ऊपर एक प्रिंटिंग लिखी हुई देखी है बेटे? कभी आपने ध्यान दिया हो? ये रियर व्यू मिरर है, इसमें लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग आर क्लोजर देन दे आर अपीयरिंग। उसका मतलब है आप अपना बाइक लेके जा रहे हो ऐसे, ये अपने रियर व्यू सड़क पे पीछे कौन सा इमेज आ रहा है, कार आ रही है नहीं आ रही है, आपको दिख रही है, वो दिख तो रही है आपको लेकिन वो छोटी दिखती है हमेशा। और इंसान की आंख समझती है अगर इमेज छोटी दिखती है तो कार बहुत दूर है, तो वो अपनी बाइक को ऐसे क्रॉस कर लेता है, इतने में गाड़ी उसको उठा देती है। तो इसलिए उस शीशे पे लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको इतने दूर दिख रहे हैं ना इमेज में, वो उतने दूर नहीं है, क्लोजर है। ऐसे उस शीशे के ऊपर प्रिंटिंग लिखी होती है। कभी ध्यान से जाकर आज बाइक पे पढ़ना, बाद में वो पानी पुनी पड़ने से, बारिश का पानी पड़ने से मिट भी जाती है, पर आसान जब नया बाइक लेकर आओ तो जरूर लिखी होती है, कार पे भी लिखी होती है। ध्यान से देखना आप जब क्या लिखा होता है। कन्वेक्स मिरर में आपको जो पीछे व्हीकल दिख रहे हैं आते हुए वो उतनी दूर नहीं है जितनी आपको शीशे में दिख रहे हैं, नजदीक है। वो गलती से भी आप ऐसे अंदाजा मत लगाना तो छोटे छोटे दिख रहे हैं और वो पीछे है, और आपने बाइक ऐसे कर दिया, कार वाले ने एडजस्ट नहीं करा, उड़ा दिया। गर्ल्स तो ये मैंने चंडीगढ़ में इतनी मिस्टेक करके देखी है ना इस बात पे। अभी सच बताऊं तो पिछले महीने एमसीएम गर्ल्स कॉलेज में बायोटेक की एक स्टूडेंट मास्टर डिग्री कर रही थी, मास्टर डिग्री बायो की। सोचो कब पहुंची होगी मास्टर डिग्री। और उसने देखा रोडवेज की बस दूर दिख रही है, छोटी दिख रही है, अपनी स्कूटी से आगे कर दी क्रॉस कर, बस वाले ने खत्म कर दिया। एमसीएम लड़की की 2 मिनट में ही चटनी बना दी बस। समझ आ गया बेटे? इसलिए पक्का मैं जानबूझ के ये स्टोरी बताई है ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर या अभी से जो स्कूटियों पे आते हैं ये गलती ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, the focal length of the spherical mirror depends upon the distance of the object and image of the mirror। बोलो assertion सही है कि नहीं? बताओ, या तो दोनों सही हैं तो एक फिंगर खड़ी करो आप। अगर सोचते हो ये सही है ये गलत तो डबल फिंगर। अगर आप सोचो ये सही ये गलत तो 3 फिंगर। अगर दोनों गलत है तो 4 फिंगर। जल्दी बताओ आपके ऑप्शन कौन? रेज योर फिंगर। पहले में बोलता है फोकल लेंथ इमेज और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, दूसरे में बोलता है ये वाला फार्मूला होता है। शाबाश। कौन सी फिंगर खड़ी करते हैं बच्चे? ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं एक फिंगर, एक फिंगर, एक फिंगर, एक फिंगर। लेट मी टेल यू, अब पहले जो रीजन दिया हुआ ना ये फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि ना तो ये ऑप्शन हो सकती है ना ही ये हो सकती है, क्योंकि रीजन तो क्लियर है। ठीक है, ये फार्मूला ऊपर। फोकल लेंथ कभी भी डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट और इमेज के ऊपर। वो तो मट्टी, देखो बेटे फोकल लेंथ कैसे डिपेंड कर देगी? वो तो एक कांच का गोला है, उसमें से काट कर आप लेकर आए, उसको काट कर लेकर आए, तो वहां से आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होती है। तो इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट का तो चक्कर ही नहीं है कुछ भी। तो फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ यू एंड वी। कहता है ये यू पे भी डिपेंड करेगी वी पे भी नहीं डिपेंड करेगी, ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको ये चूज करना चाहिए। तो जिन बच्चों ने 3 फिंगर खड़ी करी है ना
3 फिंगर्स, उनको बोलना चाहिए सर इस क्वेश्चन में असर्शन गलत है, रीजन सही है। नोट कर लो, ये गलत था आपका, सभी बच्चों ने गलत बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, जल्दी करो, फिर से वही टेक्निक 11 में बताओ मेरे को। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी। असर्शन दोनों सही, दोनों गलत, सही गलत, गलत सही, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, जल्दी बताओ। शाबाश, जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट, और कोई? एक दूसरे को देखना मत, अपना बताना दिमाग से, कहीं ऐसा ना हो मैं सभी का गलत कर दूं। ध्यान से सुनना, पहली बात, जब भी मैग्निफिकेशन, योर अटेंशन, जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी तब हमेशा रियल इमेज बनेगा, रियल। जैसे ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। याद रखना, ये नोट कर लो अगर नहीं पता तो। कोई बच्चा बोलता है सर ये जो आप नियम बता रहे हो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है या कॉनकेव मिरर के लिए? ये दोनों के लिए मिरर है। रूल फॉर कॉन्वेक्स, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए ये ट्रू है बेटे, ठीक है। अभी अभी टीचर ने आपको बोला था कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, अभी अभी मैंने बताया। तो वर्चुअल का मतलब कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। और कॉनकेव मिरर के बारे में सुन लो, कॉनकेव मिरर का एम कभी कभी पॉजिटिव बन जाता है। मैंने आपको काफी सारे केस कराए थे और एक केस में मैंने नेगेटिव भी करवाया था इसका, जहां पर इरेक्ट इमेज लिखा था। कभी कभी नेगेटिव भी बनता है। अब नेगेटिव का एक ही केस होता है, पॉजिटिव का एक ही केस होता है वर्चुअल कॉनकेव मिरर में, वो मैं बता देता हूँ। ये तब होता है अगर आपका u लेस देन f2, बस याद रखो, अगर आपका u लेस देन f2 तो ही पॉजिटिव होगा। नोट कर लो, क्योंकि ये मिली नहीं है किताबों में बातें, किताबों में ये मिली नहीं है। कुछ ऐसे आप सोचो सर मिल जाएंगी पढ़ लेंगे, आप उसे मिलने नहीं, आपको वो पूरा पूरा ऐसे सा लिखा होता है किताबों में, ढूंढना मुश्किल हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था, असर्शन तो सही है, रीजन रीजन गलत है, साइन करो, ये बताना था। 3 फिंगर कट करने के बाद नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताओ। 12, पिकअप योर चॉइस, असर्शन रीजन, दोनों सही दोनों गलत, सही गलत गलत सही, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, जल्दी बताओ। Optically rarer, optically denser media ray of light bent away from the normal, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर, ये तो गलत है, अवे अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ी होती है बेटे। अगर रेयर से डेंसर की तरफ लाइट जाएगी और ये नॉर्मल होगा तो इंसिडेंट लाइट जो आ रही थी रेयर से डेंसर वो उधर को थोड़ी मुड़ती है, वो तो बल्कि अपना असली रास्ता छोड़ के नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ऐसे दिखती है, इधर को झुकती है वो तो, ठीक है। तो असर्शन तो इसका गलत ही है। रीजन, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन द डेंसर मीडियम एंड लेस, मीडियम के स्पेलिंग ठीक करो, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन द डेंसर मीडियम, लेसर इन द रेयर मीडियम, बल्कि उल्टा होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, नोट कर लो, रेयर मीडियम में हमेशा ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है, यानी कि हवा में ज्यादा कांच में कम, यानी कि पानी में ज्यादा कांच में कम, इसलिए ये दोनों बातें गलत हो गई इसकी, तो आपको ये सही करना था। 12th क्वेश्चन नोट कर लो। 13th क्वेश्चन जल्दी, 13th क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ द रियल इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव,
13 का दर्शन सही है बेटे, रियल इमेज का नेगेटिव ही होता है एम, ये सही है दर्शन। रीजन देखें इसका, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सुन लो ये भी सही है। मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या तो ये फार्मूला होता है या ये भी होता है, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। और याद रहे अगर मिरर का केस है ना, मिरर का, लेंसेज का नहीं मिरर का, तो यहाँ माइनस भी लगता है फार्मूला। तो इसका मतलब 13 का रीजन भी सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कलेक्टर, बस एक इसके आंसर लिख लो बेटे। फर्स्ट का आप लिखोगे कॉनकेव, सेकंड का आप लिखोगे कॉनकेव, थर्ड का भी लिखोगे कॉनकेव ही, फोर्थ का लिखोगे कॉनकेव, शेपिंग मिरर ऑफ कॉन्वेक्स लिखोगे। फोर्थ सब्जेक्ट नोट कर लो आंसर। चलो बाकी अब नेक्स्ट है। गुड मॉर्निंग। Very good morning to all of you. गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग ही है, आफ्टरनून नहीं हुई अभी। चलो एनीवे, हाँ जी स्टूडेंट्स, so previous class we were doing the assignment on, yes, Yes. we were doing the assignment on which topic? Yes. Application of trigonometry, right? Yes sir. तो हमने कहाँ तक कर लिए थे बेटा क्वेश्चन? शुरू करनी है सर। हाँ जी, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, बताइए जरा। अभी स्टार्ट भी की। काइट फेस्टिवल नहीं किया हमने अभी, ओके चलिए। हाँ जी, काइट फेस्टिवल is celebrated in many countries at different times of the year. In India, no talking बच्चों, no talking please. तो अच्छा, ये जो लेफ्ट बेंच पे थर्ड, लेफ्ट साइड थर्ड बेंच, येलो शर्ट्स प्लीज कम, आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ। नहीं, ये जो ब्लू वाला बच्चा पीछे देख रहा है ना, उसके साथ वाला येलो जो पीछे देख रहा है, नहीं नहीं आपको नहीं बुला रहा बेटा, आपके बाद एक बेंच छोड़ के नेक्स्ट बेंच पे जो येलो कॉर्नर में बच्चा बैठा है, हाँ जी यही, आ जाओ। हाँ यस, विंडो सीट है ना, विंडो सीट पे जो है असाइनमेंट लेके आना, असाइनमेंट। हाँ जी बेटा, प्लीज रीड द केस स्टडी। First one, हाँ जी बस, फर्स्ट वन। kite festival is celebrated in many countries at different times of year. In India, every 14th January is celebrated as International Kite Day. On this day, many people visit India and participate in this festival by flying various kinds of kites. The picture given below shows the three kites flying together. In the figure, an angle of elevation of two kites from the hands of a man are found to be 30 degrees and 60 degrees respectively. Taking AD is equal to 50 meters and BE 60 meters. Find the distance D between the two kites. Yes. How to do this question, beta? Please explain. How to do this question?
By using tan 30 degree. By using tan 30 degree. Very good. Everyone, please do it. Everyone, please do it. Please sit down. Very good, beta. Please sit down. And apply the concept of tan 30 degree in triangle ADC. प्लीज कीजिए. अब मैं किसी और बच्चों को बुला सकता हूँ कभी भी. So everyone, please do it. And I hope all of you can do this. Yes, taking AD equal to 50 meter and B equal to 60 meter. Find the distance D between these two kites. So you have to find out the distance D. Just have a look at the question. How to do this? Okay, students, how to do this question? This is the diagram, student. Now, what he has asked for? This is A. This is D. You have to find this distance D. Now, how to find this distance D? Yes. देखिए बच्चे, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? तो आप बोल रहे थे ना बेटा कि आप ट्रायंगल एडीसी के अंदर tan 30 लगाइए. अच्छा, ये नहीं वो होगा, वैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन. प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. Everyone look at the board. Right? How to do this question? This question can be done in two different ways. Please no talking. See students, this angle is 30 degree. This is 50. Can we find this length? Can we find AC? Can we find AC or not? Yes. Now this angle is 30, this is 60. What will be this angle? What is this angle, students? Angle AC का नाम क्या है? B. ACB कितना होगा बच्चे? 90 हो जाएगा ये? Because these all three pairs forms a linear pair. Right or not? Yes or no? Yes. Right. Now this is 90. So you can find out this length. AC. Similarly, can you find out BC? So what you have to do here? Find AC, find BC, and then apply Pythagoras to find out AB. Right? This is the concept, students. हाँ जी बच्चों, फाइंड आउट कीजिए AC और BC.
and then you will apply Pythagoras to find out AB. हाँ जी बच्चों, AC कितना आ गया? What is the length of AC? AC के लिए बच्चे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? sin 30 equal to AD upon AC, that this is x. So sin 30 is 1/2. From here, x is 100 meter. ठीक है बच्चों? Now find BC. For BC again we'll apply the sin 60 is equal to, let's say this is y, T upon sin. Y will be equal to 60. Have you understood this much, students? sin 60 की वैल्यू गलत की हो। Sorry, sin 60 की वैल्यू √3/2. So sin 60 is √3/2. So therefore y will be equal to 120 upon √3. इसको आप rationalize कर लीजिए students. So this becomes 120 √3/3. That is 40 √3. Right? So you got, students, the value of x, value of y. Now you have to find the Pythagoras use करके d find out करना है. ठीक है जी. तो यहाँ पे हो जाएगा d square equal to, अच्छा d will be the hypotenuse because 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, so d square will be equal to कैलकुलेशन क्लियर है बच्चों? D will be equal to मीटर या सेंटीमीटर जो भी, तो D will be equal to 148 into 10 √148. इसको सॉल्व कर लो. 148 के फैक्टर्स आप so this will become 20 √37. This is the value of D, students. Right? यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? Yes. Now comes to the second question. The length of the string used. हाँ जी बच्चे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? Right? Length of the string used for kites A and B. Yes. हाँ जी बच्चे, ये कौन सा क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम? लेंथ of the strings used
for kites A and B. अच्छा देखो ना, जो डायग्राम था, ये जो है हमारी स्ट्रिंग हो गई ना, दिस इज अ मैन, यहाँ पे मैन है बेटा, ये काइट है, राइट? So this is the length of the string. Here this is the length of the string. If you add both of this, so that will be the length of the string. Yes? Yes or no? Yes. Any doubt? This is the person who is flying the kites. So jo length of the string will be AC and BC. If you add them, or I think length of the strings used. So you have to show separately, not sum of those, right? The length of the string of kite A is 100 meter. The length of the string of kite B is 40√3 meters. So conclude question like this. Is this clear? बच्चे, is question clear or not? Any doubt? Please raise your hand and ask the question. देखिए, आप जो assume कर रहे थे कि आपको length निकालनी है AC. Earlier you were saying ना कि we have to find the tan theta लगा के DC find out करना है या CE find out करना है. You have to understand the question carefully. Since the D was given, so D was the distance between kite A and B that you was to find. Okay, students. So let's we move on to the next question, students. Yes or no? Yes. Right. So we come to the second question, student. From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. ठीक है जी? From a point on a bridge across a river, the angle of depression. See what is the question? What is the question, students? This is a bridge. Here is a point. Right? Now, the point on the bridge. This is the point on the bridge. Let's say this is the point. At the angle of depression, 30 degree and 45 degree. This is a river, students. And this is its banks of the river. Right? These are the banks of the river. If the bridge is at a height of 6 meter, means this height is 6 meter. From the banks, find the width of the river. Student, you have to find the width of the river. Let's say this is A, this is B. So what you have to find out? AB. Let's say this point is C. So what you can find out? AC and BC. And then add them, that will be the width of the river. Is this clear? हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों ये? Yes or no? देखिए बच्चे, ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन. By using the alternate angle concept, this angle will be 30. This will be 45 similarly. Height is given. So by applying tan theta, you can find out the basis AC and BC of both the triangles and then add them. That will be the width of the river. Please do this, students. बच्चों जल्दी से जरा talking please. Solve everyone and give the answer fast. Why you are talking, beta? Front bench student, yellow shirt. I have
explain the complete question. Just the small calculation part is left. Right? Please do it, बच्चों. Asking hand is color से किया hand is complete 1 Sophia so what is the weight of liver AB कितनी है AB की weight plus है 6 plus बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है. प्लीज डू इट. सेपरेट दो ट्रायंगल यूज कीजिए, BCA एंड PCA एंड PCB. Ash 4 to 30 से small हाँ जी क्वेश्चन में 6 plus 2 root 3 गर्ल स्टूडेंट सेकंड बेंच पे जो ब्लू शर्ट है बेटा प्लीज आ जाइए. अब मेरा आंसर बताओ हो गया कौन सा लेना अपनी वो नोटबुक लेके आइए बच्चा. 6 root 3 plus 6 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 कौन से ट्रायंगल का है बेटा? AC है या BC है? सर ACD AC AC बेटा 6 रूट 3 है या BC 6 रूट 3 है? सर AC 6 root 3 BC 6 Very good. Is it down? She is absolutely right, students. So when you apply the concept of tan 30 in triangle PCB, that will be perpendicular upon base 1 by root 3. So cross multiplication. So AC is 6 root 3. Right? Similarly, in the triangle PCB, tan 45 is equal to perpendicular upon base. Let's say it is y और y की टेस्ट पे BC लिखेंगे. This is 1. So BC is equal to 1. So you were supposed to find out AB, which is the sum of AC plus BC. That is 6 plus 6 root 3. This will be the answer, students. Right? Is it clear? We move on to the next question, students. The ratio of length of a vertical rod and the length of its shadow is 1 ratio root 3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. हाँ जी बच्चे बहुत ही easy question है. What will be the angle of the sun's altitude? Diagram बना लोगे बच्चों? Or shall I need to explain? हाँ जी बच्चों देखिए बेटा ये हमारे पास रॉड हो गई ये इसकी शैडो राइट एंड दिस विल बी द सन्स और एंगल ऑफ सन्स ऑल्टीट्यूड थीटा. नाउ दिस इज रॉड की लेंथ हो गई ये शैडो हो गई. व्हाट इज द रेशियो गिवन? tan theta is the ratio of the ये हो जाएगा बच्चों length of the rod upon shadow, that is the ratio of tan perpendicular upon base, that is equal to tan theta. So what will be the theta here? Tan 30 is 1 by root 3. So therefore theta is 30 degree. Hence the angle of sun's altitude is 30 degree. Next question, students. The rod AC of a TV dish antenna
is fixed at right angles to the wall AB, हाँ जी, and a rod CD is supporting the disc as shown in the figure. ठीक है बच्चों? If AC is 1.5 meter long and CD is 3 meter long, please do this question. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. डायग्राम बना हुआ है आप लोगों के लिए. यहाँ पे ये डिश लगी है. This angle is what is given. AC is 1.5 meter. CD is 3 meter. This is 3 meter. What you have to find out? Tan theta and secant theta plus cosecant theta. Please बच्चों do this question. Again, everything is given in the question. How will you find out tan theta? How will you find out tan theta, students? सामने साइड कर दो. हाँ जी बेटा, एक बॉयज का सेकंड बेंच. ब्लू शर्ट प्लीज कम. बॉयज सेकंड बेंच. विंडो सीट. ब्लू शर्ट प्लीज कम. असाइनमेंट लिखकर आइए बेटा. हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. Sin theta is equal to P upon H. Sin theta is equal to P upon H. वेरी गुड. उससे क्या आ गया बेटा हमारे पास? सर सॉल्व करके 1/2 आता है. ठीक है. देन sin 30 is equal to 1/2. वेरी गुड. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30. अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? हाँ जी, what we have to find out? Angle of elevation. We have to find out first part tan theta. तो tan theta कैसे निकालेंगे इसमें? सिंपल है ना बेटा. देखिए हमारे पास क्या आ गया. आपने बिल्कुल सही किया है. sin theta is 1.5 by 3 meter. So sin theta is 1/2. So therefore theta comes out to be 30 degree. Right? Now this is perpendicular. This is base. This is hypotenuse. Now you got the angle, right? So आपने angle find out कर लिया. That's it. Then you have to find tan theta. So what will be tan theta? Theta is 30 degree. So tan theta. Is it clear? Clear or not? Second part. हाँ बोलो बेटा अगर नो है तो. बच्चे आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, right? And you have to find tan theta. So tan theta will be tan 30 degree. Is it clear? So second part is secant theta plus cosecant theta. What is the value of secant 30 degree? What is the value of secant 30 degree plus cosecant 30 degree? So दोनों की वैल्यूज डाल दीजिए. What is the value of secant 30 degree? secant 30 की वैल्यू होती है बच्चों 2/√3 और cosecant 30 की वैल्यू होती है 2. So this will be your answer. आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो, बेटर रहेगा. राइट? बच्चों समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है?
You are not responding. Neither you are doing the question, nor you are responding. You are just. बच्चे क्या डिस्कशन हो रहा है एक दूसरे की नोटबुक में? सेकंड बेंच, रेड शर्ट, प्लीज कम. आ जाओ बच्चे. ये उसकी नोटबुक क्यों लेके आए? आपकी नोटबुक कहाँ है? ये मेरी है। व्हाट यू वाज डिस्कसिंग? बेटा अगर मैं समझा रहा हूँ, मेरे समझाने से समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछो. क्या समझ नहीं आया आपको, बताइए जरा. मैं समझिए तो समझ आ रहा है सारा। फिर आप उसकी नोटबुक्स में क्या देख रहे थे? भाई मेरे वांगू कीता उन्हें। हाँ जी, वो अच्छा उन्हें तो तो कीता. आज नहीं नहीं सर देख रहा सी उन्हें मेरे वांगू ही आंसर कड्ढियागा। सही कड्ढिया आंसर, सेम कड्ढिया। मैच कर रहा था सर ये. मैच कर रहा सी आंसर। बेटा मैच करने के लिए इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है ना, यहाँ पे मैच करो. यहाँ गलत किया मैंने कुछ? नहीं, आप आपस में मैच कर रहे हो. कुछ मैंने गलत किया तो बता दो बेटा. गलती तो किसी से भी हो सकती है. यस और नो? Yes. बेटा जब क्लास में है तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. नो टॉकिंग, नो डिस्कशन. डाउन. उधर बैठ जाओ ना. नेक्स्ट क्वेश्चन बचे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. The tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a flagstaff of 5 meters. देखिए बच्चों, एक वर्टिकल टावर है जी, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है 5 मीटर. राइट? From a point on the ground, the angle of elevation of the and bottom of the flag staff are 660 आना था बच्चे. ये करेक्शन कर लीजिए. 600 लिखा हुआ है ना, जैसे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो डिग्री की जगह 0 लगा दिया है. ठीक है जी. So this is 30 degree, this is 60 degree. ये 60 degree. Right? Find the height of the tower and the distance of the point from the tower. Means आपको ये height निकालनी है इसकी और ये वाला distance निकालना है बच्चों. How will do this? A, E. सबको आता है ये क्वेश्चन. देखो आता है सबको, करिए प्लीज सर. Everyone knows, please do it. उस एंगल से दोनों लेके करिए सॉल्व. टू फास्ट. जी बच्चों हो गया? अच्छा
दोनों को नहीं आते हैं। Actually, when you try it, you won't find it. हाँ जी बच्चों, हुआ नहीं? Anyone completed? Please tell me. हो गया मैंने लिखा भी कॉपी क्यों नहीं निकाला कर दिया हाँ तुम्हें सीख लो देखिए आप बोल सकते किसी की वैल्यू क्या आएगा 1.5 और ये कितनी है x इसको क्या लिखे a की वैल्यू क्या आएगी देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है जी, सभी आप बात PBD इस ट्रायंगल में बचे एंगल the concept of tan 30 it will be equal to h upon x. This is 1 by root 3 equal to h upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, x की वैल्यू आ गई h into root 3, right? Now we'll be taking the triangle ABD, right? Now in ABD again apply the concept of the length of AB will be h plus 5 and base is x over. Now put the value of tan root 3 to h plus 5 x root 3x is equal to h plus 5. Is it clear, bachcho? Put the value of x from the equation 1 I'm doing here root 3 into root 3 equal to h plus 5. So this becomes 3h. Take h on this side. Right, bachcho? So this will be 2h equal to 5. H will be equal to 5 by 2 meters. That is 2.5 meters. Value of h here. So h root 3 into 5 by 2. That is 5 root 3 by 2. So we have to find out the height of the tower and the distance of the part. I think we have done. Any doubt in this question, students? Tell me, bache. So we'll finish our class here only. So thank you, students. Thanks a lot, teachers.